Hello students, I hope you all are doing great. I am Monica Ehlawat. Welcome to my channel Level Up Psychology. यहाँ हम तैयारी कर रहे हैं यूपीपीएससी की 2026 की परीक्षा स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के लिए। इस चैनल पे आपको यूपीपीएससी स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के सिलेबस का जो पार्ट 2 है सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान उसका कंप्लीट सिलेबस कराया जा रहा है, बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। बाईलिंगुअल में यहाँ क्लासेस कराई जा रही हैं। सारी क्लासेस आपको यूट्यूब पे मिलेंगी। प्लेलिस्ट का नाम है यूपीपीएससी HEO 2026 प्रिपरेशन। मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी का सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और आपको वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। अभी हमारा चल रहा है सामाजिक मनोविज्ञान यानी कि सोशल साइकोलॉजी और आज है उसकी क्लास 4। हम अपनी क्लासेस बिल्कुल यूपीपीएससी द्वारा जो सिलेबस प्रोवाइड किया गया है उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। हमारा टॉपिक नंबर 1 और 2 हो चुका है। कल की 3rd क्लास में हमने सामाजिक परिवर्तन की समस्याएं कारण देख लिए थे। सिद्धांत विशेषताएं यानी कि थ्योरीज भी मैंने पढ़ा दी थी, हालांकि उसमें ऑडियो का इशू आ गया था, तो इसलिए आज हम थ्योरीज़ का पार्ट जो है वो कवर करेंगे, जिससे कि आपकी जो कल की क्लास में जो ऑडियो की लास्ट में जाके प्रॉब्लम हो गई थी वो आपकी पूर्ति हो जाएगी उस चीज़ से। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी 3rd टॉपिक की ही रहेगी, जिसमें हम थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज यानी कि सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे अब थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज यानी कि सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत। अब सामाजिक परिवर्तन का हमने स्कोप देखा है ना। सोसाइटी में जो चेंजेस आते हैं उनकी स्टडी बहुत शुरू से ही है, जब से सोसाइटीज़ हैं तब से उनकी स्टडीज़ हमारे पास हैं, अभी भी हो रही हैं, है ना। तो यहाँ पे थ्योरीज़ बहुत ज़्यादा हैं, बहुत वास्ट टॉपिक है ये। हम जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरीज़ रहती हैं, अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं, हम उनके यहाँ पे तैयारी करेंगे और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और आपके सिलेबस के हिसाब से भी दिस मच इज़ इनफ। ठीक है, तो सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज, और इसके अलावा अगर आप अपने आप से कुछ पढ़ना चाहें तो इट्स अप टू यू। ठीक है, जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो मैं यहाँ आपको करा रही हूँ। तो थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज में अगर इनकी मेजर कैटेगरीज देखी जाएं कि इतनी सारी थ्योरीज आई और उनको अलग अलग कैटेगरीज में अगर हम डिवाइड करें तो यहाँ पे हमारी 4 सबसे इम्पॉर्टेंट कैटेगरीज बनती हैं। ठीक है, ये हैं हमारी कैटेगरीज थ्योरीज की। इवोल्यूशनरी थ्योरीज यानी कि विकासवादी सिद्धांत, साइक्लिकल थ्योरीज यानी कि चक्रीय सिद्धांत, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज यानी कि संघर्ष के सिद्धांत, और स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरीज यानी कि संरचनात्मक या कार्यात्मक सिद्धांत। ठीक है, अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ इन चारों प्रकार की जो थ्योरीज हैं, चारों प्रकार के जो सिद्धांत हैं, उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे कि जैसे हमने एक टाइप की थ्योरीज की बात की, इवोल्यूशनरी थ्योरीज, उसमें हम पढ़ेंगे कि ये थ्योरीज क्या कहना चाहती हैं। ठीक है, कि इनके अंतर्गत जितने भी थिंकर्स आए उनका मेन जो कोर कंसेप्ट था वो क्या था। ठीक है, हम एक लाइन में उस कोर कंसेप्ट या मुख्य सिद्धांत की बात करेंगे हर प्रकार की कैटेगरी में। फिर हम देखेंगे कि उससे रिलेटेड कौन कौन से प्रमुख थिंकर्स हुए हैं। ठीक है, और उन थिंकर्स में कुछ नाम हम याद करने की कोशिश करेंगे और उनमें से जो पर्टिकुलरली ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम्स में, जिनकी थ्योरीज़ के बारे में अक्सर पूछ लेते हैं, उनकी थ्योरीज़ की हम थोड़ी थोड़ी डिटेल करेंगे। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हम चारों टाइप की थ्योरीज़ के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, थ्योरीज़ का कंसेप्ट का डिस्क्रिप्शन 1 लाइन का, कौन कौन से प्रमुख विचारक हैं उसके, थिंकर्स कौन हैं, और कुछ फेमस थिंकर्स की थ्योरी क्या कहती है उनकी डिटेल। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। शुरुआत करते हैं पहली से, इवोल्यूशनरी थ्योरीज यानी विकासवादी सिद्धांत से। ठीक है, तो नाम से पता चल रहा है विकासवादी यानी कि विकास हो रहा है। ठीक है, अब किस चीज़ का विकास हो रहा है, यहाँ पे ये सोशल चेंज की थ्योरीज हैं, तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि कहाँ पे विकास हो रहा है जिसकी वजह से सोसाइटी में चेंज आ रहा है। ठीक है, तो इवोल्यूशनरी थ्योरीज या विकासवादी सिद्धांत
का जो मेन कंसेप्ट था वो था कि समाज जो है सरल से जटिल रूप की ओर विकसित होता है। ठीक है, कि सोसाइटी हमारी शुरू में सिंपल होती है और धीरे धीरे करके वो कॉम्प्लेक्स होती जाती है, सरल से जटिलता की ओर हमारा समाज जाता है और इस प्रकार समाज में चेंज आता है। ठीक है, तो यहाँ पे इनका कोर कंसेप्ट क्या है कि सोसाइटी जो है सरल से जटिल की ओर जाती है, उसकी दिशा जो है चेंज होने की, विकास की, सरल से जटिल की ओर जाती है या सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर जाती है। ठीक है, ये हो गया हमारा वन लाइन का कंसेप्ट इवोल्यूशनरी थ्योरीज या विकासवादी सिद्धांत का। इसमें प्रमुख विचारक या थिंकर्स कौन हैं? ऑगस्ट कॉम्टे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन्होंने लॉ ऑफ 3 स्टेजेस दिया था, बहुत अक्सर पूछा जाता है, वो हम देखेंगे। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर, ये भी इंपॉर्टेंट है, लुइस हेनरी मॉर्गन, एमिले दुर्खिम। ठीक है, तो यहाँ पे ये चारों नाम तो आपको याद होने चाहिए। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन से इवोल्यूशनरी थ्योरीज या विकासवादी सिद्धांत के विचारक हैं, तो आपको ये नाम, 4 नाम तो एटलीस्ट पता होने चाहिए। और इनमें से डिटेल में हम करेंगे ऑगस्ट कॉम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर एंड एमिले दुर्खिम की थ्योरीज। ठीक है, कि इन्होंने क्या कहा था। अब बात करते हैं पहले ऑगस्ट कॉम्टे की। ऑगस्ट कॉम्टे ने क्या बोला? हम यहाँ विकास की बात कर रहे हैं ना, कि सरल से जटिल की ओर जा रही है कोई चीज़, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर जा रही है। ये इस इवोल्यूशनरी थ्योरीज का मेन कंसेप्ट है ना। तो यहाँ पे अब जो भी थिंकर आएंगे वो इसी चीज़ की बात करेंगे कि किसी सिंपल चीज़ से कॉम्प्लेक्स चीज़ की ओर कुछ जा रहा है। ठीक है, तो ऑगस्ट कॉम्टे ने बोला कि मनुष्य का चिंतन, इन्होंने जो थ्योरी दी, इनकी थ्योरी बेस्ड थी मनुष्य के चिंतन पे, यानी ह्यूमन थिंकिंग के ऊपर। इन्होंने बोला कि ह्यूमन की थिंकिंग इवॉल्व होती है ना, मनुष्य के चिंतन का विकास होता है। और मनुष्य के चिंतन का विकास कैसे होता है, उसको इन्होंने डिस्क्राइब किया लॉ ऑफ 3 स्टेजेस के नाम से, कि 3 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, 3 अवस्था का नियम इन्होंने दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और उस 3 अवस्था के हिसाब से हमारी जो मनुष्य की थिंकिंग है, हमारा मनुष्य का जो चिंतन है, वो विकास की ओर बढ़ता है। ठीक है, तो ये है विकास की ओर बढ़ने की दिशा। ठीक है, कौन कौन से 3 अवस्था बताई? थियोलॉजिकल यानी कि धार्मिक अवस्था, मेटाफिजिकल यानी कि तात्विक या आध्यात्मिक अवस्था, और तीसरी है पॉजिटिव यानी कि वैज्ञानिक या प्रत्यक्षवादी अवस्था। ठीक है, तो थियोलॉजिकल अवस्था वो होती है कि जिसमें हमारी सोच जो है ज़्यादातर धार्मिक प्रवृत्ति की होती है, जिसमें कि हम गॉड या जो सुप्रीम शक्तियाँ होती हैं, जो अनदेखी शक्तियाँ होती हैं, ठीक है, सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं, उनमें ज़्यादा बिलीव करता है इंसान। ठीक है, कोई भी चीज़ हो जाए तो वो कहेंगे ये इसके पीछे क्या रीज़न होगा, तो वो भगवान जी को नाम देंगे। ठीक है, जब शुरू में इतनी ज़्यादा साइंटिफिक चीज़ें उपलब्ध नहीं थी, तब अक्सर लोगों की जो थिंकिंग थी, जो मनुष्य का चिंतन था, उसकी जो अवस्था थी वो थियोलॉजिकल अवस्था थी और धार्मिक अवस्था थी। ठीक है, तो इसमें क्या होता था कि जब हमारे पास किसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन नहीं होती थी, कोई रीज़न नहीं होता था, तो हम बोल देते थे कि ये जो है भगवान की मर्ज़ी से हुआ है। ठीक है, जो कि हम ऐसे प्रत्यक्ष रूप से गॉड को हम नहीं देख पाते, सुपर नेचुरल पावर्स को हम नहीं देख पाते, है ना। तो जिन चीज़ों की एक्सप्लेनेशन नहीं होती थी उनको भगवान का नाम दे दिया जाता था। कितनी ही महामारियाँ भी ऐसी हुई हैं जिनमें कि लोगों ने इस तरीके से, पुराने बहुत शुरू के जो सभ्यता के लोग थे वो इस तरीके से बोल देते थे कि ये देवी देवता जो हैं ये नाराज़ हुए हैं, इनकी वजह से ये महामारी फैली है ना। तो ये उनका अपना तरीका होता था। उनके इस टाइप की जो चिंतन था उनके मनुष्य का, वो उस दौरान उस टाइप का था। ठीक है, उसके बाद आता है मेटाफिजिकल या तात्विक। ठीक है, अब यहाँ पे दिमाग कैसे काम करता है, सोच कैसे काम करती है, प्रकृति के साथ हमने यहाँ पे ये खिलवाड़ किया तो ये चीज़ का असर ऐसे हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे नेचर से रिलेटेड अब उनके पास
थिंकिंग आ गई। उसके बाद अब पॉजिटिव या प्रत्यक्षवादी। अब ये इससे भी हाई लेवल की अवस्था इन्होंने बताई कि ऐसे में क्या होता है कि इंसान बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से अब यहाँ पे चीज़ें करता है, बोलता है कि अगर किसी चीज़ का कोई उसे कारण बताना है तो उसके पास तथ्य होने चाहिए, एविडेंस होने चाहिए, पूरा ऑब्जर्वेशन के थ्रू चीज़ होनी चाहिए, अवलोकन क्या होना चाहिए, तभी वो किसी चीज़ को प्रूव करेंगे या बोलेंगे कि अच्छा ये चीज़ ऐसे हुई। जैसे अब आज के डेट में कोई महामारी आई, जैसे कोविड फैला, तो उसका रीज़न बताया गया कि ये कोरोना वायरस की वजह से फैला। तो उस वायरस की उन्होंने पूरी जांच पड़ताल की, पूरा जो है कंफर्म किया कि अच्छा ये इस प्रकार का वायरस होता है और इससे ये फैलता है और कैसे फैलता है, वो सारी चीज़ें जो है विद एविडेंस, विद ऑब्जर्वेशन यहाँ पे आई। ठीक, तो ये इन्होंने बोला कि हमारा जो मनुष्य का चिंतन है वो इस प्रकार से विकास की ओर जाता है, धार्मिक अवस्था से तात्विक और फिर उससे प्रत्यक्षवादी या वैज्ञानिक अवस्था की ओर। ठीक, फ्रॉम थियोलॉजिकल टू मेटाफिजिकल देन टू पॉजिटिव थिंकिंग। तो ये था ऑगस्ट कॉम्टे का लॉ ऑफ 3 स्टेजेस, 3 अवस्था का नियम, जिसमें कि इन्होंने ह्यूमन थिंकिंग के विकास की बात की। ठीक है, मनुष्य का चिंतन कैसे विकसित हुआ है इसकी बात की। अब चलते हैं अगली थ्योरी की तरफ। ये नेक्स्ट है हमारे हर्बर्ट स्पेंसर, ये भी इवोल्यूशनरी थ्योरी से रिलेटेड हैं। तो यानी कि ये भी विकास की बात करेंगे, है ना, विकासवादी सिद्धांत की बात करेंगे। इन्होंने किसके विकास की बात की? ऑगस्ट कॉम्टे ने ह्यूमन थिंकिंग की बात की, विकास की। इन्होंने बात की सोसाइटी के विकास की, इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी कैसे हुआ है, यानी समाज का विकास कैसे हुआ है। तो इसमें भी इन्होंने बोला कि भाई समाज जो है ना वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ विकसित हुआ है, सरल से जटिल की तरफ विकसित हुआ है। इन्होंने 2 बातें बोली, एक तो ये कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर यानी सरल से जटिल की ओर, और दूसरा होमोजीनियस से हेट्रोजीनियस की ओर यानी कि सम रूप से विषम रूप की ओर जो है समाज विकसित हुआ है। ठीक, सरल या होमोजीनियस में कैसा होता था समाज? जब होमोजीनियस मतलब समरूप, कि ज़्यादा इतना डिफरेंस नहीं था समाज में, जो भी चीज़ें चल रही हैं काफ़ी जो है सेम चीज़ें होती थी। लोगों की मान्यताएं, लोगों के विश्वास, लोगों के काम करने के तरीके या उनके कमाई के साधन ऑलमोस्ट सेम से होते थे, बहुत ज़्यादा भिन्नताएं नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता गया, कॉम्प्लेक्सिटी आती गई, समाज में जटिलता आती गई और समाज जो है हेट्रोजीनियस यानी विषम रूप की ओर बढ़ता गया। हर कोई जो है अब अलग अलग तरीके से काम करता है, कमाई के साधन बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो गए हैं, है ना, पारिवारिक जो स्थितियां हैं वो अलग हो गई हैं। जैसे पहले ऑलमोस्ट जॉइंट फैमिलीज ही होती थी, अब कितने न्यूक्लियर, सब न्यूक्लियर, जॉइंट, कितने टाइप की फैमिलीज जो हैं अब होने लग गई हैं। तो जो भी हमारी सोसाइटी जिस हिसाब से थी उसमें विषमताएं समय के साथ बढ़ती चली गई हैं। ठीक, तो समाज का विकास कैसे हुआ है? सरल से जटिलता की ओर, समरूप से विषमता की ओर। ठीक है, और इसमें इन्होंने पर्टिकुलरली कुछ स्टेप्स बताए कि कैसे हुआ है कि सिंपल से बना कंपाउंडेड, ठीक है, कंपाउंडेड से बना डबली कंपाउंडेड और फिर उसके बाद बना कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कि एकदम से ऐसे नहीं कि सिंपल से सीधा ही कॉम्प्लेक्स बन गया। सरल से बना संयुक्त, ठीक है, फिर संयुक्त में आगे चल के विकास हुआ तो बना द्विसंयुक्त और फिर आखिर में जटिल समाज बना। ठीक, तो इस प्रकार से इन्होंने समाज के विकास की बात कही। अगले हैं एमिल दुर्खिम, इवोल्यूशनरी यानी विकासवादी सिद्धांत के अंतर्गत ही इन्होंने बात की डिवीजन ऑफ लेबर की। ठीक है, श्रम विभाजन की। तो श्रम विभाजन क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है, ये हम पहले देख चुके हैं, है ना। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ कि हमने ये कॉजेज में पढ़ा था। यहाँ पे आर्थिक कारक यानी इकोनॉमिक फैक्टर्स में हमने डिवीजन ऑफ लेबर, श्रम विभाजन की बात की थी। ठीक है, तो ये श्रम विभाजन का जो कंसेप्ट है, जो थ्योरी है, ये किसने दी थी? एमिल दुर्खिम ने। ठीक, ये किससे रिलेटेड है? आर्थिक कारक है, ये इकोनॉमिक फैक्टर है हमारे समाज के परिवर्तन का। ठीक, अब चलते हैं एमिल दुर्खिम की थ्योरी के ऊपर, विच इज़ अबाउट डिवीजन ऑफ लेबर या श्रम के विभाजन के ऊपर आधारित है।
तो वहाँ पे आर्थिक कारक में हमने डिवीजन ऑफ लेबर, श्रम विभाजन को अच्छे से समझा था कि शुरू में क्या होता था, ऑलमोस्ट सब ही एक तरीके का काम करते थे और श्रम के आधार पे तो विभाजित थे, लेकिन स्किल सेट सबके इतने अलग नहीं थे। और धीरे धीरे जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता गया, जो श्रम का विभाजन है वो उनके स्पेशलाइजेशन या उनके स्किल सेट के हिसाब से होने लग गया, ठीक है। और हर किसी की जो स्किल है वो अपनी अलग अलग ही स्पेशलाइजेशन होने लग गई। ऐसा नहीं है कि इस किसी और का काम कोई और भी कर देगा, नहीं, वो एक फील्ड में स्पेशलाइज है, दूसरा दूसरे फील्ड में स्पेशलाइज है, और ऐसे ही फिर इंटरडिपेंडेंस जो है बढ़ गई। शुरू में सिमिलैरिटी बहुत ज़्यादा थी काम में, लोगों के श्रम विभाजन में भी, ठीक है, समानता ज़्यादा थी। और जैसे जैसे बढ़ता गया समय वैसे वैसे स्किल बेस्ड या स्पेशलाइजेशन बेस्ड श्रम का विभाजन होने लग गया, और उसकी वजह से इंटरडिपेंडेंस यानी कि परस्पर निर्भरता ज़्यादा बढ़ी लोगों में। ये हमने पढ़ा था डिवीजन ऑफ लेबर में, ठीक है, श्रम विभाजन। तो अब इनका क्या कहना था, इनकी थ्योरी क्या थी, इन्होंने बोला कि जब ये श्रम विभाजन बढ़ता है समाज में तो समाज की एकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। श्रम विभाजन को इंग्लिश में कहेंगे डिवीजन ऑफ लेबर, और समाज की एकता को कहेंगे सोशल सॉलिडेरिटी, ठीक है। कि जब श्रम विभाजन किसी भी समाज में बढ़ता है तो उस समाज की एकता पे क्या प्रभाव पड़ता है। अब हमने देख ही लिया, पहले क्या था, पहले एकता ज़्यादा थी, अब क्या है, अब इंटरडिपेंडेंस ज़्यादा है, एक दूसरे पे निर्भरता ज़्यादा है, ठीक है। तो समाज कैसे, एकता पे क्या प्रभाव पड़ेगा, समाज जाएगा यांत्रिक एकता से जैविक एकता की ओर, ठीक है। यानी कि सोशल सॉलिडेरिटी का क्या होगा, जब डिवीजन ऑफ लेबर बढ़ेगा सोसाइटी में तो सोशल सॉलिडेरिटी जो है वो मैकेनिकल सॉलिडेरिटी से ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी की तरफ जाएगी, ठीक है। यांत्रिक एकता से जैविक एकता की तरफ समाज जाएगा, ठीक है। मैकेनिकल क्या होता है, सिमिलैरिटी, कि शुरू में सिमिलर थे सारे, समानता थी, ठीक है। तो शुरू में जो एकता थी वो कैसे थी, समानता के आधार पर लोग एक थे। अब क्या है, अब किस टाइप की एकता हो गई, अब इसलिए एक है, अब एकता इसलिए है लोगों में क्योंकि वो एक दूसरे पे निर्भर है, उनके बिना उनका काम बिल्कुल नहीं चलेगा, ठीक है। तो परस्पर निर्भरता का रूप ले लिया है अब हमारी एकता ने, समाज की एकता ने, या ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी बन गई है, इंटरडिपेंडेंस आ गई है अब, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिवीजन ऑफ लेबर के ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये कर लिए हमने इवोल्यूशनरी थ्योरी, विकासवादी सिद्धांत से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण थ्योरीज थी। अब हम चलते हैं साइक्लिकल थ्योरीज की तरफ, यानी कि चक्रीय सिद्धांत की तरफ। अब चक्रीय सिद्धांत का मतलब क्या है, नाम से पता चल रहा है चक्र बन रहा है कोई, है ना, कि कोई चीज़ का कुछ शुरुआत है, वहाँ से वो चीज़ चली है, आगे बढ़ी है, फिर उसमें कुछ गिरावट आई है और फिर वापस वो आके उसी स्थिति पे रुक गई है और फिर से एक चक्र शुरू हो रहा है। तो इस तरीके से साइकिल की फॉर्म में ये चीज़ चलती है, चक्र की फॉर्म में ये चीज़ चलती है। क्या चीज़, समाज का परिवर्तन, ठीक है, उसी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो इनका क्या सिद्धांत था, इन्होंने बोला कि भाई साइक्लिकल थ्योरीज का मेन कंसेप्ट क्या था, कोर कंसेप्ट, कि समाज उगता है, समाज का उदय होता है, शुरू होता है समाज, राइज होता है, फिर उसमें ग्रोथ आती है, ठीक है, उदय हुआ समाज का, फिर उसका विकास हुआ, फिर समाज मैच्योर हो जाता है, मैच्योरिटी आती है, परिपक्वता होती है, और फिर उसका धीरे धीरे पतन शुरू हो जाता है या डिक्लाइन आता है, और कंप्लीटली फिर खत्म होने के बाद फिर नया साइकिल शुरू हो जाता है या नया चक्र आता है, ठीक है, या पतन के बाद नए सिरे से फिर से एक समाज नयापन लेके उभरता है। इसके जो प्रमुख थिंकर्स हैं जिनके नाम पूछे जा सकते हैं वो है ऑसवाल्ड स्पेंगलर, ठीक है, पितिरिम सोरोकिन, आर्नोल्ड टॉइनबी और विल्फ्रेडो पैरेटो। ठीक है, ये स्पेलिंग होगी इसकी, विल्फ्रेडो पैरेटो, ये 4 विचारक हैं, ठीक है। और इसमें से हम जो करेंगे जिनकी डिटेल में थ्योरी वो है ऑसवाल्ड स्पेंगलर और पितिरिम सोरोकिन, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
आइए देखते हैं इन्होंने क्या कहा। अब ये साइक्लिकल थ्योरीज है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसी बात होगी कि साइकिल की फॉर्म में होगी, है ना, कि कोई चीज आई, पैदा हुई, बड़ी, मैच्योर हुई, पतन हुआ, खत्म हो गई, फिर से नई चीज शुरू हुई, ठीक है। तो ये इनकी आपको थ्योरीज में देखने को मिलेगा। तो पहले थे हमारे ऑसवाल्ड स्पेंगलर, ठीक है। इन्होंने जो सिद्धांत दिया उसको कहा जाता है सभ्यता का चक्रीय सिद्धांत, ठीक है। इनकी थ्योरी का नाम ही ये है, साइक्लिकल थ्योरी ऑफ सिविलाइजेशन। यहाँ पे इन्होंने सभ्यता की बात की, ठीक है, सिविलाइजेशन की बात की। और इन्होंने सिविलाइजेशन को किससे कंपेयर किया? जीव से, ऑर्गेनिज्म से इन्होंने कंपेयर किया कि सिविलाइजेशन का जो चक्र है ना, ये बिल्कुल वैसे ही चलता है जैसे किसी एक जीव का चक्र चलता है। जीव का कैसे चलता है? कोई भी जीव पैदा होता है, वो बढ़ता है, उसकी ग्रोथ होती है, फिर उसकी मैच्योरिटी आती है, बुढ़ापा आता है, फिर उसका पतन शुरू हो जाता है, डेथ हो जाती है। तो इस प्रकार से जीव का साइकिल चलता है, ठीक है। तो इन्होंने, अगर आपसे पूछा जाए कि इन्होंने सभ्यता को, सिविलाइजेशन को किसके साइकिल के साथ कंपेयर किया, तो यू शुड नो, सभ्यता को उन्होंने जीव के चक्र के साथ या जीव के, प्राणी के जो है चक्र के साथ इन्होंने किया। तो जीव का कैसे रहता है? बर्थ होता है, ग्रोथ होती है, मैच्योरिटी आती है, ओल्ड एज आती है, फिर डेथ हो जाती है, ठीक है। जन्म होता है, फिर विकास होता है, परिपक्वता आती है, वृद्ध अवस्था आती है और फिर मृत्यु हो जाती है। तो ये तो हो गया जीव के केस में। अब सिविलाइजेशन के केस में इसी चीज़ को कैसे बताएंगे कि एमरजेंस हुआ, यानी उद्भव हुआ किसी भी सभ्यता का, फिर उसका डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, फिर वो फ्लरिशिंग की तरफ गई, यानी कि फली फूली उत्कर्ष हुआ, और फिर उसका डिक्लाइन हुआ, यानी कि पतन हुआ, ठीक है। तो ये इनका कहना था। इस तरह साइकिल की फॉर्म में जो है रहता है किसी का भी सिविलाइजेशन का, सभ्यता का चक्र, ये इन्होंने कहा। और इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक लिखी थी जिसका नाम था द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, यानी कि पश्चिम का पतन। अब आगे चलते हैं पितिरिन सोरोकिन की तरफ। ये भी साइक्लिकल थ्योरी से रिलेटेड है, ठीक है। तो इनकी थ्योरी का नाम क्या था? थ्योरी ऑफ कल्चरल डायनामिक्स, ठीक है, यानी कि सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत। अब इन्होंने क्या बोला कि समय के साथ समाज के मुख्य मूल्य और विचारों में परिवर्तन होता है, ठीक है, यानी कि डोमिनेंट वैल्यूज एंड आइडियाज में परिवर्तन होता है। अब कोई भी समाज जो है एक समय पे उसके कुछ ना कुछ डोमिनेंट वैल्यूज, कुछ ना कुछ उसके बिलीफ सिस्टम होंगे जो कि बहुत डोमिनेंट होंगे, जिसकी वजह से वो समाज पर्टिकुलरली जाना जाता होगा, कि आप उन वैल्यूज़ का नाम लेते ही समझ जाओगे कि हाँ ये इस समाज की बात हो रही है, ठीक। तो अब ये बोल रहे हैं कि हर समाज जो है उसकी जो डोमिनेंट वैल्यूज़ हैं वो समय समय पर चेंज होती रहती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से सांस्कृतिक गतिशीलता चलती है, और वो डोमिनेंट वैल्यू किसकी होंगी? वो कल्चर की होंगी, ठीक है। यहाँ पे कल्चरल डायनामिक्स की बात है, सांस्कृतिक गतिशीलता की। तो ये वर्ड याद रखना है आपने, ठीक है। कल्चर भी समाज का ही पार्ट है, राइट। तो समय के साथ समाज के मुख्य मूल्य और विचारों में परिवर्तन होता है, डोमिनेंट वैल्यूज एंड आइडियाज में परिवर्तन होता है, और उसकी वजह से जो है हमारी 3 प्रकार की संस्कृतियाँ या 3 प्रकार के कल्चर्स जो हैं वो पिक्चर में आते हैं। 3, जिसको कहते हैं 3 मेजर कल्चरल ओरिएंटेशंस, यानी कि 3 प्रमुख सांस्कृतिक अभिविन्यास। अब ये 3 प्रमुख सांस्कृतिक अभिविन्यास क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं? आइडिएशनल, आइडियलिस्टिक या सेंसेट। आइडिएशनल यानी आइडिया से रिलेटेड है, ठीक है, यानी विचार प्रधान है, तो इसको कहेंगे विचार प्रधान या आध्यात्मिक संस्कृति। उसके बाद है आइडियलिस्टिक। आइडियल किसको कहते हैं हम? जिसको आदर्श मानते हैं, तो ये हो गया आदर्शवादी। सेंसेट आया है सेंसेस से हमारी, तो इंद्रियां हो गई, तो इसको कहेंगे इंद्रियवादी या भौतिकवादी संस्कृति, ठीक है। तो ये 3 प्रकार की संस्कृति बताई इन्होंने कि 3 प्रकार के सांस्कृतिक अभिविन्यास होते हैं, यानी कि ओरिएंटेशन होती हैं। इसमें क्या क्या होता है कि जब आइडिएशनल संस्कृति होती है, यानी विचार प्रधान होते हैं, तो उस टाइम पे स्पिरिचुअल जो है वैल्यूज होती हैं उस समाज की, ठीक है। आध्यात्मिक संस्कृति होती है,
जब आइडियलिस्टिक मोड में होता है कोई समाज, यानी आदर्शवादी में होता है, किसी चीज़ को अपना आदर्श मानता है, तो उसमें कौन कौन सी वैल्यू सिस्टम दिखने को मिलेंगी ज़्यादातर? स्पिरिचुअलिटी की और मटेरियलिस्टिक यानी भौतिकवाद से रिलेटेड। और जब सेंसेट में होगा, इंद्रियवादी में होगा, तो ऑब्वियसली इंद्रियों से रिलेटेड है तो भौतिकवादी मटेरियलिस्टिक होगा, तो यहाँ पे मटेरियलिस्टिक वैल्यूज ज़्यादा देखने को मिलेंगी। ठीक है, यानी कि जब आइडिएशनल या विचार प्रधान होगा तो स्पिरिचुअल वैल्यूज आपको देखने को मिलेंगी, है ना, कि चीज़ों के जो आध्यात्मिक रिलेटेड जो एक्सप्लेनेशंस हैं वो आपको ज़्यादा वैल्यू सिस्टम में मिलेगा। आइडियलिस्टिक में आदर्शवादी, आदर्श, अब वो भौतिक चीज़ों को भी आदर्श मान सकते हैं, आध्यात्मिक चीज़ों को भी, तो इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन मिलेगा, स्पिरिचुअल और मटेरियलिस्टिक का। सेंसेट में खाली भौतिकवादी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब इसमें मेन चीज़ क्या है कि इन्होंने ये बोला ना, गतिशीलता होती है, डायनामिक्स होता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी समाज जो है वो उसको आप एक ही चीज़ से जानो कि अच्छा वो या तो आइडिएशनल है या आइडियलिस्टिक है या सेंसेट है, नहीं। समय समय पे वो समाज इनमें से किसी में भी जो है उसकी वैल्यूज़ आपको दिखने को मिल सकती हैं, कि एक समय पे हो सकता है वहाँ पे आइडियलिस्टिक वैल्यू सिस्टम ज़्यादा डोमिनेंट हो, तो वो उस टाइम पे उसकी ओरिएंटेशन कैसी होगी? आइडियलिस्टिक समाज की। उसके बाद हो सकता है कुछ साल के बाद उसमें आइडिएशनल आपको देखने को मिले ज़्यादा, तो वहाँ पे उस समाज की ओरिएंटेशन ये हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें कोई कर्म नहीं होता, कोई ऐसा नहीं है कि विकास की तरफ जा रही है ये चीज़, नहीं। पढ़ रहे हैं हम साइक्लिकल थ्योरीज, तो यही इसी में जो है गतिशीलता रहती है, कभी किसी में कभी किसी में समाज जो है ऐसे ही घूमता रहता है। उसकी जो मेजर वैल्यूज़ हैं वो या तो कभी इसमें इसकी हो गई, कभी इसकी हो गई, कभी इसकी, ऐसे ही तीनों में से कोई ना कोई डोमिनेंट वैल्यूज़ उसकी कभी ना कभी दिखती रहती हैं। ठीक है, तो ये मेन था पितिरिम सोरोकिन का, जिसमें इन्होंने बोला कि हमारे समाज की कुछ ना कुछ कल्चरल डोमिनेंस होती है। कल्चरल डोमिनेंस क्या होता है कि समाज के कुछ वैल्यूज़, बिलीफ सिस्टम जो होते हैं, विचार होते हैं, वो कुछ ऐसे होते हैं जो डोमिनेंट होते हैं, जो कि साफ दिखते हैं, मुख्य मूल्य होते हैं, और वो क्या है, वो बदलते रहते हैं। ठीक है, और वो बदलते रहते हैं, इसी कारण 3 प्रकार के कल्चरल ओरिएंटेशन होते हैं या सांस्कृतिक अभिविन्यास होते हैं, वो है ये। ठीक है, जिसमें से पहला स्पिरिचुअलिटी वाली वैल्यूज़ रहेंगी, सेंसेट में भौतिकवादी या मटेरियलिस्टिक, और आइडियलिस्टिक में दोनों रहेंगी, स्पिरिचुअलिटी और मटेरियलिस्टिक की। ठीक है, तो ये हो गए हमारे साइक्लिकल के भी कंप्लीट। साइक्लिकल में हमने 2 ही किए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज की तरफ, संघर्ष सिद्धांत। ठीक है, तो नाम से पता चल रहा है कि संघर्ष हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो कॉन्फ्लिक्ट कब होगा? जब 2 चीज़ें उनमें डिफरेंस होगा, अनइक्वल होंगी, है ना। सेम चीज़ों में तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। तो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज या संघर्ष सिद्धांतों का क्या मानना था कि जब अनइक्वल पावर होती है, ठीक है, शक्ति जो है वो असमान होती है, किसी ग्रुप के पास कैसे, किसी के पास कैसी है, या जो इंटरेस्ट होते हैं वो काफ़ी कॉम्पिटिंग होते हैं। ठीक है, काफ़ी प्रतिस्पर्धात्मक किसी के इंटरेस्ट होते हैं ग्रुप्स के आपस में, तब कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, संघर्ष के चांसेस बढ़ जाते हैं, और फिर जब संघर्ष होता है तो उससे सोशल चेंज होता है। ठीक है, अनइक्वल पावर होगी और कॉम्पिटिंग इंटरेस्ट होंगे तो कॉन्फ्लिक्ट को जन्म देगा, कॉन्फ्लिक्ट सोशल चेंज को जन्म देगा। और ये अनइक्वल पावर बेसिकली किसकी पावर? इकोनॉमिक पावर। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज में बेसिकली बात की गई थी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की, आर्थिक संरचना की। आर्थिक संरचना जब ऐसी होगी कि उसमें अलग अलग क्लासेस, वर्ग बटे होंगे। ठीक है, कि आर्थिक संरचना के बेसिस पे क्या जन्म लेती हैं? क्लासेस जन्म लेती हैं, वर्ग बट जाते हैं। जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो अमीर होगा, जिसके पास कम है वो गरीब, जिसके पास बिल्कुल कम है वो गरीबी रेखा से भी नीचे, है ना। तो इस तरीके से क्लासेस होती हैं हमारी इकोनॉमी के बेसिस पे। तो जब अलग अलग वर्ग बट जाएंगे तो फिर उनके अंदर फिर अंतर विरोध पैदा होगा, कॉन्ट्राडिक्शन होगा, है ना। और फिर इन वर्गों के बीच में संघर्ष होगा, क्लास कॉन्फ्लिक्ट होगा, और फिर उसके फलस्वरूप जो है क्रांति आएगी, रिवॉल्यूशन आएगा और चेंज, परिवर्तन आएगा। ठीक, तो इसमें जो थिंकर या विचारक आते हैं वो है कार्ल मार्क्स और फ्राइड्रिश एंगल्स।
तो कार्ल मार्क्स तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमेशा पढ़ा भी होगा आपने इनको। तो यहाँ पे हम कार्ल मार्क्स की थ्योरी के बारे में बात करेंगे, या इन्होंने क्या कहा था कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज में। तो कार्ल मार्क्स ने बेसिकली 3 चीज़ों की बात की। एक बोला हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, यानी कि ऐतिहासिक भौतिकवाद होता है, और होता है क्लास कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि वर्ग संघर्ष होता है। कि जो मटेरियलिज्म है, ये जो भौतिकवाद है, ये भाई बहुत ऐतिहासिक चीज़ है ना। ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज़ हो रही है हमारे समाज में, नहीं, ये सदियों से चली आ रही चीज़ है। और ये जो वर्ग का संघर्ष है, ये भी उतना ही पुराना है, ठीक है। इसकी वजह से ही ये 2 चीज़ें जो हैं ये साथ के साथ चली आ रही हैं। तीसरी चीज़ है ये कैपिटलिज्म, यानी कि पूंजीवाद हो जाता है। अब पूंजीवाद जो है, कैपिटलिज्म, ये इनका सबसे बड़ा सिद्धांत था यहाँ पे जो इन्होंने बात की। पूंजीवाद के अंदर इन्होंने क्या बोला कि हमारे 2 ग्रुप बन जाते हैं, 2 क्लासेस बन जाती हैं बेसिकली कैपिटलिज्म में, पूंजीवाद में। एक तो पूंजीपति और दूसरा मजदूर वर्ग। पूंजीपति वो वर्ग है जो कि चीज़ों का उत्पादन करता है, सर्विसेज का उत्पादन करता है, सेवाओं का और प्रोडक्ट्स का उत्पादन करता है, यानी कि वो मालिक है, ठीक है। पूरे दुनिया में जो भी चीज़ों का उत्पादन कर रहा है, प्रोडक्ट्स का, सर्विसेज का, वो मालिक है, ठीक है। वो एक ग्रुप हो गया पूंजीपति वर्ग। अब दूसरा वर्ग ऐसा है जो कि उन सर्विसेज, उन प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है। वो अपना श्रम बेचकर, ठीक है, वो अपनी मेहनत बेचकर उन लोगों को अपने लिए कुछ पैसा कमाता है, जिसके फलस्वरूप वो अपने जीवन का निर्वाह करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो 2 ग्रुप हैं, पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग, इनका कॉन्फ्लिक्ट क्यों होगा? क्योंकि जो पूंजीपति वर्ग है उसको तो प्रॉफिट से मतलब है, ठीक है। वो प्रॉफिट मेकिंग पर्सन है कि उसको ये चाहिए कि मैं ऐसे उत्पाद बनाऊं, ऐसे सर्विसेज बनाऊं कि लोग उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, ठीक है। और उसको अगर पैसा देना पड़ रहा है मजदूर वर्ग को उनसे काम करा के, तो वो तो ये चाहेगा ना कि मैं इनको कम से कम पैसा दूं, तभी मेरे को प्रॉफिट होगा, है ना। या मैं इनसे ज़्यादा से ज़्यादा काम लूं तो तभी मेरे को प्रॉफिट होगा। और मजदूर वर्ग क्या है, इसको क्यों काम करना पड़ रहा है? इसकी मजबूरी है कि इसको पैसा यहीं से मिलेगा, है ना। तो दोनों के जो एम है, जो दोनों के टारगेट हैं, वो बिल्कुल अलग दिशा में हैं। इसको चाहिए, मजदूर को चाहिए कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा, जल्दी से जल्दी मेरे को पैसा मिले कि भाई मेरा जीवन चले। और ये क्या करेगा, ये सोचेगा कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा काम लो और कम से कम पैसा दो ताकि मेरे को ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो दोनों के जो इंटरेस्ट हैं वो एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा। तो कैपिटलिज्म, पूंजीवाद को इन्होंने 2 क्लासेस में बांटा, 2 वर्ग में, बोर्गियोजी और प्रोलिटेरिएट, ठीक है। बोर्गियोजी मतलब पूंजीपति वर्ग और प्रोलिटेरिएट मतलब मजदूर वर्ग, ठीक है। जो पूंजीपति वर्ग है वो प्रॉफिट ड्रिवन होता है, फायदे के लिए, मुनाफे के लिए, प्रॉफिट के लिए ये काम करते हैं। और मजदूर वर्ग है वो अपने जीवन निर्वाह के लिए काम करता है, ठीक है। तो ये जो है ये इसका काफ़ी हद तक शोषण कर सकता है, क्योंकि इसके हाथ में है इसके जीवन का निर्वाह। और इसको जो टारगेट है इसका जो एम है वो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट निकालना। तो उसके चक्कर में ये क्या करेगा, इन दोनों के बीच जो है ये इसका शोषण कर सकता है काफ़ी। तो इस वजह से इन दोनों का जो है आपस में संघर्ष होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा तो क्रांति आएगी, रिवॉल्यूशन आएगा और सोसाइटी में चेंज आएगा, ठीक है। अब इसके अलावा हमने जब पीछे पढ़ा था कारक, जब हम पढ़ रहे थे तब भी हमने कैपिटलिज्म की बात की थी, अगर आपको याद हो। वहाँ पे इसके साथ साथ हमने कैपिटलिज्म में एक चीज़ और देखी थी जो मैं आपको यहाँ पे रिवाइज करा दूँ एक बार, ठीक है। कैपिटलिज्म की बात आई है तो वो चीज़ है कंज्यूमरिज्म, यानी कि उपभोक्तावाद। तो कैपिटलिज्म की ही देन होती है कंज्यूमरिज्म, यानी कि उपभोक्तावाद। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट होगा, जितना ज़्यादा उपभोग बढ़ेगा, जितना ज़्यादा कंज्यूमरिज्म बढ़ेगा मार्केट में, उतना ही ज़्यादा पैसा आएगा पूंजीपति वर्ग के पास, ठीक है। बोर्गियोजी वर्ग के पास उतना ही ज़्यादा पैसा आएगा, तो ये उतने ही ज़्यादा
प्रॉफिट में जाएंगे। तो इसलिए कंज्यूमरिज्म यानी उपभोक्तावाद जो है कैपिटलिज्म की ही देन है। ठीक, और उपभोक्तावाद में लोग क्या करते हैं, जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टेटस को, अपनी सेल्फ वर्थ को दिखाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा महंगे से महंगा खर्च करते हैं, ये सब करते हैं। ठीक, तो ये हो गई हमारी कार्ल मार्क्स की कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड थ्योरी, जिसमें इन्होंने कैपिटलिज्म की बात की। अब है हमारी लास्ट स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरीज, यानी संरचनात्मक और कार्यात्मक सिद्धांत। ये जो कैटेगरी है थ्योरीज की, इनका क्या कहना था कि भाई समाज में जो चेंज होता है ना, वो इसलिए होता है ताकि समाज में संतुलन बना रहे। ठीक है, यानी कि संतुलन बनाने के लिए समाज अपने आप को बदलता है। समाज संतुलन बनाए रखने के लिए परिवर्तित होता है। ठीक है, सोसाइटी चेंजेस थ्रू एडेप्टेशन टू मेंटेन स्टेबिलिटी। ठीक, ये इनका सिद्धांत था, और इसमें जो प्रमुख विचारक हैं वो हैं टेलकोट पार्सन्स और रॉबर्ट मेर्टन। ठीक है, इसमें हम डिटेल में किसी का नहीं करेंगे, ये नाम आप याद रख लो। ठीक, तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है थ्योरीज़ का। तो यहाँ पे हमने 4 प्रकार की थ्योरीज़ कर ली हैं आज। ठीक है, इवोल्यूशनरी थ्योरीज, साइक्लिकल, कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रक्चरल। हर एक थ्योरी का हमने बेसिक कंसेप्ट किया, फिर हमने इन सब के थिंकर्स के नाम देखे, और फिर जो जो प्रमुख थिंकर्स थे उनकी हमने थ्योरीज पढ़ी। यहाँ हमने 3 थिंकर्स की पढ़ी, यहाँ 2 की, वहाँ 1 की, टोटल 6 हम थ्योरीज इसके अंदर अलग अलग थिंकर्स की पढ़ चुके हैं, और इन सब के मेन कंसेप्ट और सारे थिंकर्स के नाम हमने देख लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज या सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत का टॉपिक खत्म होता है। तो कल की क्लास में हमने सामाजिक परिवर्तन की समस्याएं, कारण कंप्लीट कर लिए थे, सोशल चेंज के प्रॉब्लम एंड कॉजेज हमारे हो गए थे, और आज हमने सिद्धांत विशेषताएं भी कंप्लीट कर लिया है, थ्योरीज हमारी पूरी हो चुकी हैं। तो हमारा 3rd टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे संप्रेषण एवं अनुन्यात्मक संप्रेषण का टॉपिक। ठीक है, यानी कि कम्युनिकेशन एंड परसुएसिव कम्युनिकेशन का टॉपिक हम अगली क्लास में करेंगे। आई होप आज की क्लास आपको समझ आई एंड इंटरेस्टिंग लगी। इफ़ यस, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।